अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बाहर बैठ के वीडियो बनाने की कोई चांसेस नहीं थे। मैंने कहा चले मैं आपको बाहर के नज़ारे भी करा देता हूँ और साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो आपके सामने आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तारीख़ी वाक़या लेकर आया हूँ। अगर आप ये वाक़या मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कैसे मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे और कैसे उनके तरीक़ाकार हुआ करते थे फ़ैसला करने के। हुआ यूँ कि सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर है। आपके दौर के अंदर एक शख्स आपके दरबार के अंदर हाज़िर होता है और आकर आपको कहने लगता है कि हुज़ूर फ़लाँ इलाके के जो काज़ी साहब हैं उनके पास मैंने कुछ अमानतन एक थैली रखवाई थी और उस थैली के अंदर हीरे मौजूद थे। तो मैं जाते हुए उनके पास अमानत रखवा गया कि मैं किसी लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, तो कहीं वापसी पे जो है ना या जाते हुए आते हुए लोग मुझे लूट ना लें और मेरी इतनी ज़्यादा रकम जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो काजी साहब के पास मेरी रकम महफूज होगी, लिहाजा मैं आपके पास रखवा के जा रहा हूँ। तो काजी साहब ने वो रकम जो थैली के अंदर बंद थी उसके अंदर हीरे मौजूद थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए। तो जब मैं चला गया वापस जब मैं आया तो अब मैंने काजी साहब से तकाजा किया कि वो थैली आप मुझे वापस करें। तो काजी साहब ने जब वो मुझे थैली वापस की तो बजाय इसके कि उसके अंदर वही हीरे होते जो मैं जो है ना रख के गया था, बल्कि उसके अंदर खोटे सिक्के मौजूद हैं। तो अब मैंने काजी साहब को कहा है कि काजी साहब इसके अंदर तो हीरे मौजूद थे, अब इसमें खोटे सिक्के मौजूद हैं। तो काजी साहब ने कहा यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे आप उम्र का लिहाज कर लें, मेरे रुतबे का लिहाज कर लें और मेरा आपके सामने बैकग्राउंड मौजूद है, मैंने इंतहाई ईमानदारी के साथ काम किया है, कभी मैंने बेईमानी नहीं की है, तो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो मेरे दस्तों गिरबान तक आते हैं काजी साहब। अब ये मसला मेरे साथ दरपेश है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, पूरी ज़िंदगी की जो मेरी कमाई है वो उस थैली के अंदर बंद थी और वो जो कमाई है वो मेरी ज़ाया हो चुकी है। तो महमूद गज़नवी ने जब उसकी पूरी बात को गौर से सुना और उसे कहा जी कि आज आप चले जाएं, जब आपको दोबारा मैं बुलाऊंगा तो आपने मेरे दरबार के अंदर ज़रूर आना है। वो उस वक्त के हुक्मरान हुआ करते थे, लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उन्हें पता था कि अब अगर महमूद गज़नवी ने इस मसले को ऑन कर लिया है तो इसको पाया तकमील तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे, लिहाजा वो चला गया। अब महमूद गज़नवी ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया। उसने तमाम दरबारियों को कहा जी कि मैं जा रहा हूँ किसी सैर के लिए और मैं 3 दिन बाद वापस आऊँगा, तो मेरे 3 दिन की गैरहाज़िरी के दौरान कोई भी बंदा मेरे दरबार के अंदर हाज़िर नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो महमूद गज़नवी जाते हुए जो उसका तख्त था उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का गदा बिछा हुआ था, तो उसने उस गधे को जो है ना छुरी से ख़राब कर दिया, फाड़ दिया और जाते हुए ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मैंने ये काम किया है, लेकिन वो ये करके निकल गया। जब वो चला गया सैर के लिए तो वापसी पे ज़ाहिर बात है कोई और तो हाजिर हो ना हो, वहाँ पर सफाई वाले ज़रूर आते हैं, खाकरूब ज़रूर आते हैं जो बादशाह के जो है ना तख्त को झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं। तो वो जो साफ़ करने वाला था वो जब आया तो उसने देखा कि बादशाह के तो जो है ना तख्त के ऊपर जो गद्दा बिछा हुआ है वो किसी ने डैमेज कर दिया, इसको किसी ने फाड़ दिए। तो उसने ना शोर कर दिया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि बादशाह को तो जवाब देना है, तो जवाब देना बादशाह को बहुत मुश्किल था। लिहाजा उनमें से एक सियाना आदमी था, उसने कहा जी कि मैं इसका हल निकालता हूँ। फ़लाँ इलाके के अंदर एक अहमद रफ़ू घर है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रफ़ू करता है, किसी को भी नहीं पता चलेगा, बादशाह को भी नहीं पता चलेगा कि ये फटा था, बल्कि फाड़ने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ से फाड़ा था, वो इतना ज़बरदस्त माहिर है। तो अहमद रफ़ूगर को बुलाया गया, वाकई वो अपने काम के अंदर बहुत माहिर था। उसने जब ही देखा उस गधे को तो उसने कहा जी मैं इसको इतने ज़बरदस्त अंदाज से रफ़ू करूँगा कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ से ये फटा था। लिहाजा उसने अपनी कारीगरी दिखाई और वैसा ही उसको रफ़ू किया कि किसी को भी नहीं पता चला कि यहाँ से ये जो है ना गधा फटा हुआ था। तो ठीक 3 दिन के बाद जब महमूद गज़नवी वापस आया, उसने आते ही अपने उस गधे को देखा तो वो रफ़ू हो चुका था, किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से ये फटा था। तो महमूद गज़नवी ने दोबारा सारे दरबारियों को बुला लिया, अपने मुलाजमीन को भी बुला लिया, सारे जो दरबार के अंदर काम करते थे सबको बुला लिया और उन्हें कहा जी कि यहाँ से गधा मैं ख़ुद जानबूझकर फाड़ के गया था, ये किसने इसको दोबारा से ठीक किया है। तो पहले तो वो डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने महमूद गज़नवी के सामने बताया जी कि हमने फ़लाँ इलाके के जो अहमद रफ़ू घर हैं
اس کو ہم نے بلایا ہے اور اس نے آ کر آپ کے گدھے کو ٹھیک کیا ہے۔ ہم ڈر گئے تھے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی اور نے پھاڑا ہے۔ تو جب احمد رفو گر کو محمود غزنوی نے بلایا اور اس کو آ کر کہا جی کہ یہ رفو آپ نے کیے، اس نے کہا جی یہ بالکل میں نے کیے۔ پھر محمود غزنوی نے کہا کہ جی فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں ان کے پاس ایک ہیروں کی تھیلی تھی، اس ہیروں کی تھیلی کو بھی آپ ہی نے رفو کی ہے۔ تو وہ فوراً قائل ہو گیا جی واقعی اس کے اندر ہیروں کی تھیلی تھی، وہ جو تھا نا قاضی میرے پاس لے کے آیا تھا، اس میں سے ہم نے ہیرے نکالے تھے، کھوٹے سکے ڈالے تھے، اس میں سے معقول رقم مجھے دے دی گئی، مجھے انعام میرا دے دیا گیا اور باقی زیادہ پیسے جو ہیں وہ قاضی صاحب نے رکھ لیے۔ اب محمود غزنوی نے سارے جو تھے نا ثبوت وہ اکٹھے کیے، گواہوں کو بھی اکٹھا کیا اور اس قاضی صاحب کو بلایا، پہلے اکیلے میں بلایا، اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے غریب کی ساری عمر کی جو کمائی ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ایسا ظلم نہ کیجئے۔ لیکن وہ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ پاؤں پہ پانی ہی نہیں ڈالنے دیا، ایسا وہ کوئی قاضی تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا جی کہ آپ میرے سامنے بات کو مان لیں، ہم یہاں پر جو ہے نا آپ کے مسئلے کو حل کر لیں گے۔ لیکن جب وہ نہ مانا تو بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، اس نے پھر دربار لگایا، اس نے اس احمد رفو گر کو بھی بلایا، اپنے ملازمین کو بھی بلایا، سب کے سامنے جب احمد رفو گر آیا تو اس جو قاضی تھا اس کے ہوش ہی اڑ گئے اور پھر ظاہری بات ہے اس کو ماننا پڑا، اسے قائل ہونا پڑا۔ تو جب قاضی کو قائل ہونا پڑا تو بادشاہ نے اس کو اس عہدے سے بھی برخاست کیا اور اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکالا۔ جب وہ ذلیل کر کے محمود غزنوی کے دربار سے نکلا اور اپنے گھر کے اندر گیا تو گھر والوں نے بھی عزت نہ دی، بچے کہنے لگے کہ ابو آپ نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، اب ہم مسجد میں مدرسے میں نہیں جا سکتے۔ بیوی کہنے لگی کہ اب میں آپ کا اس مسئلے میں کیسے ساتھ دوں، کیونکہ جب میں اڑوس پڑوس میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ محمود غزنوی کے دربار سے جب آپ ذلیل ہوں تو آپ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، جب آپ اللہ کے دربار میں ذلیل ہوں گے، جب اللہ کے رسول کے دربار میں ذلیل ہوں گے تو آپ کا کون پرسان حال ہوگا۔ جب اللہ آپ کو اپنے دربار سے نکال دے گا، حضور آپ کو آپ کے دربار سے اپنے دربار سے نکال دیں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ اس لیے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجئے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیجئے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اور ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ یہ تو آپ کا چینل ہے۔ شکریہ۔